Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025, जिसमें हम सोशल इश्यूज की पीटी 365 और साथ में अपडेटेड पार्ट के अंदर जो सोशल इश्यूज का टॉपिक है उसको दोनों को कंबाइन करके हम कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहली न्यूज़ है हमारी वुमेन लेड डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड. अब इसके अंदर आपके लिए सिर्फ याद रखने वाली टॉपिक है वो है अबाउट लखपति दीदी इनिशिएटिव. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ये इनिशिएटिव 2023 में स्टार्ट किया गया. टारगेट क्या था कि इनेबलिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज. किसकी आउटकम थी ये इनिशिएटिव? दीनदयाल अंत्योदय योजना की, जो किसके अंडर है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर. और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. लखपति दीदी क्या है? जो भी वुमेन SHG मेंबर है, SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर है और एनुअली वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रही है या फिर मंथली एवरेज उनकी 10,000 से एक्सीड कर रही है, तो ये उनके लिए इनिशिएटिव था ताकि उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की पार्टिसिपेट करें उसके अंदर और उनको भी एक एम्पावरमेंट का मौका मिल सके, एक लाइवलीहुड सस्टेन करने का मौका मिल सके. इसके अलावा और भी कुछ मेजर्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए लिए गए. एक तो यही आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर है, उसके अलावा सारस कलेक्शन है, या फिर आपका एक है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो किसने स्टार्ट किया था? नबराड ने स्टार्ट किया था टू एम्पावर और टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024. आपको बस ये पता होना चाहिए इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. उसके अलावा अगर आप जेंडर गैप की बात करेंगे, हम जितनी डेवलपमेंट आज के टाइम पे हमारी कंट्री की देख रहे हैं, हमें लगेगा जो जेंडर गैप है हमारी कंट्री के अंदर कम हो गया होगा, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. 2023 के अंदर हमारा रैंक 127 था 146 कंट्रीज के अंदर, और अब हमारा रैंक 129 हो चुका है. इवन हम बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज से भी जेंडर गैप के अंदर पीछे है. नेक्स्ट है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. अब आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है. इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इतना ही आपको पता होना चाहिए. बाकी इंडिया का रैंक यहाँ पर भी काफी पीछे है, हमें यहाँ पर भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. उसके अलावा जो जेंडर इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा नहीं. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. आए दिन हम न्यूज में इन चीजों के बारे में सुनते रहते हैं. एज अ सोसाइटी के सिटीजन होने के नाते, सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. बट फिलहाल हम बात एग्जाम की कर रहे हैं. एग्जाम में प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो हम इस चीज को फिलहाल के लिए स्किप करेंगे. नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यहाँ पर भी एक चीज है कि वुमेन के जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट काफी एक्शंस उनके ऊपर ऑलरेडी ले चुका है, अब भी काफी इंप्रूवमेंट बाकी है. न्याय संहिता के अंदर आपको काफी सेक्शंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे रिलेटेड बात करता है. तो हमें सिर्फ यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 15(3) है वो एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटर को, कि हम स्पेशल प्रोविजन वो बना सकते हैं रिलेटेड टू वुमेन और रिलेटेड टू चिल्ड्रन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट है अबॉर्शन है. अब अबॉर्शन से रिलेटेड कई चीजें होती हैं कि आप करवा सकते हैं. आप अगर माइनर हैं तो अबॉर्शन आप ऐसे ही अबॉर्ट नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड अलग रूल्स हैं. आपके जो वीक हैं प्रेगनेंसी के वो भी काफ़ी मैटर करते हैं अबॉर्शन के केस में, बट वो सारा कुछ भी है वो हमसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, तो अभी के लिए इस चीज़ को हम स्किप करते हैं. सैरोगेसी है. आपने सैरोगेसी से रिलेटेड कुछ मूवीज़ देखी होंगी, कोई सीरियल देखा होगा, आपने सुना होगा. तो सैरोगेसी जो है वो भी एक ऐसा टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए सैरोगेसी से रिलेटेड. जब कोई कपल है बट वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, तो कोई अनदर वुमेन जो होती है वो उस जो वोम होता है अपने वोम के अंदर उस बेबी को रखती है और फिर उसको बर्थ देती है. जेनेटिकली वो उससे कनेक्टेड नहीं होती. ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है. कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप होते हैं. कभी ऐसा भी होता है कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉमर्शियल सैरोगेसी होती है जिसमें आप उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दोगे, रिवॉर्ड भी दोगे. एक होता है एल्ट्रूटिस्टिक सैरोगेसी होती है जिसके अंदर आप सिर्फ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंपनसेशन है और जो इंश्योरेंस कवरेज है सिर्फ वो आपका होगा. तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, बट अगेन यूपीएससी नहीं पूछेगा तो ज़्यादा इसके अंदर हमें नहीं जाना, स्किप इट. नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट.
1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या होता है कि अब जो वुमेन होती हैं, जो वर्क प्लेस पे होती है, जो काम करती हैं, तो उनको जो पेड लीव मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे, उसको हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं, जो पेड होती है। उससे रिलेटेड चीजें अगेन यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस। चाइल्ड केयर लीव है, वो भी यही है कि एक वुमेन ने चाइल्ड को बर्थ तो दे दिया, बट कुछ टाइम पीरियड तक उस चाइल्ड को भी अपनी मदर की जरूरत होती है और मदर को भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम पर जो लीव मिलती है आपको आपके जॉब से, उसको चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाता है। उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, और मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग में आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए ज्यादा मिलेगी, सेकंड के लिए कम। तो वो सारी चीजें अगेन यूपीएससी विल नॉट आस्क, स्किप इट। नेक्स्ट है इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन की बात है। पहला है चाइल्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट में न्यूज में क्या है, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182। कन्वेंशन नंबर 182 किस चीज से डील करता है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से ये चीज डील करती है। अब आपको पता होना चाहिए, अब एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है हमें कि उत्तर प्रदेश में चाइल्ड लेबर के केस ज्यादा है, बिहार, राजस्थान में, इन जगह पर एज कम्पेयर टू अदर इंडियन स्टेट आपको चाइल्ड लेबर के केसेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें आर्टिकल 24 के बारे में पता होना चाहिए, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बात करता है, और हमें आर्टिकल 39 से के बारे में पता होना चाहिए, जो ऑल्सो इस चीज से रिलेटेड डील करता है। तो ये दोनों आर्टिकल को हमें याद रखना है। उसके अलावा आप चीजों को स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो है आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। भले ही हम एक साइड डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, बट आज भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जिनमें ये जो स्टेट्स हैं कुछ, ये बहुत ज्यादा आगे हैं चाइल्ड मैरिजेस के केसेस के अंदर। बाकी स्टेट्स के अंदर भी आपको चाइल्ड मैरिज के केस मिलेंगे, बट एज कम्पेयर टू दी स्टेट थोड़े से आपको कम मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि चीजें और ज्यादा एड ऑन की जाए, और नए रूल्स आए, और नए एक्ट्स आए, जिनसे कि ये जो चीजें हैं और धीरे धीरे कर कर सारी चीजें कम हो। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद रख सको, तो आप स्किप कर सकते हो इस सारे पोर्शन को। ये कुछ मेजर्स और हैं गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए लिए थे, जैसे द जुवेनाइल जस्टिस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक के अंदर। तो ये हम ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं मेजर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। इसके बारे में कुछ केसेस के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया, बट अगेन ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं है जो आप एग्जाम के अंदर लिख सको। मेनली जो सोशल इश्यूज की चीजें होती हैं वो आपके मेंस में ज्यादा काम आती है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, पर हम कंप्लीटली स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए भी याद रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस 2024। अगेन यहाँ कुछ नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन था अदर वेलनरेबल सेक्शन। इसके अंदर पहला है पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये कुछ कार्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। व्हाइट कार्ड किसके लिए बनता है? जिनके अंदर जो डिसेबिलिटी है वो बिलो 40% है। येलो डिसेबिलिटी बिटवीन 40 to 80%, ब्लू डिसेबिलिटी 80% और अबव। अब डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। वो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों से रिलेटेड अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट करती रहती है। मेजर चीजें जो होती हैं वो कौन सी किस मिनिस्ट्री हैंडल करती है? यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। शॉर्ट में बोलोगे तो पीएम जुगा। अब ये क्या है? ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है। इसको ऑल्सो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी बोला जाता है। ये है मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इस स्कीम का नाम किसके ऊपर है? बिरसा मुंडा के ऊपर, क्योंकि उनको पॉपुलरली धरती आबा भी बोला जाता है, क्योंकि वो काफी फेमस ट्राइबल लीडर रह चुके हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रिटिकल गैप्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, जैसे ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स, लाइवलीहुड बेनिफिट्स, वहाँ पर चीजें आज भी अदर जगह के कंपैरिजन में थोड़ी लैक करती हैं। उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए आपकी ये स्कीम है। नई स्कीम है, नया इसका टेन्योर है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसका गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करना, जो आपका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है। फिर है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्दी लाइफ्स होना, डिग्निफाइड लाइफ्स होना, डिग्निफाइडली वो एज करें, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये रिलेटेड टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। मेनली चीज जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। अगर आप उड़ीसा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गो थ्रू विद दिस न्यूज, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है? अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केस में जजमेंट दी, वो सारी चीजें छोड़ो। मेनली क्या होता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनको बोला जाता है कि उन कम्युनिटीज को बोला गया ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जिनको माना जाता था कि ये तो बॉर्न क्रिमिनल है, इस टाइप की चीजें उनको माना जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। इन सारी चीजों को फिर गवर्नमेंट ने हटाया, सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट चेंजमेंट लेकर आई। इसकी वजह से आपको याद रखना है कि कुछ आर्टिकल्स हाईलाइट होते हैं जो इन चीजों के डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि आप इस तरीके से बॉर्न क्रिमिनल किसी कास्ट को नहीं समझ सकते, किसी ट्राइबल ग्रुप को नहीं समझ सकते। आर्टिकल 15 भी राइट टू डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। 17 है अनटचेबिलिटी से, 21 है राइट टू लाइफ। तो ये सारे आर्टिकल्स है। 23 है कि आप ऐसे ही किसी इंसान से जो आपका ह्यूमन लेबर होता है, किसी से गलत ऐसे भी कोई काम नहीं करा सकते, किसी को ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इन सारी चीजों को लीगल नहीं बताते और ये सारी चीजें हमारी कंट्री के अंदर गलत है। तो इन आर्टिकल्स के बारे में आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ से हाईलाइट होती है। उसके अलावा स्किप कर दो। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड बात है। अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया अद्रशिला। अद्रशिला क्या है? ए नेशनल क्यूरिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर। 2024 के अंदर इसको किया गया। ये अद्रशिला है कि आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ डिटेल 48 वीक करिकुलम मीन फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर ओल्ड इन आंगनबाड़ी। इसके अंदर इसको चलाया गया जिसके तहत जो 3 साल से 6 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, वो सारी चीजें जो है उनकी करिकुलम वगैरह जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरीके से करवाई जा सके। इससे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उनके अंदर एनर्जी बनी रहे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपका आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी चीज से रिलेटेड बात आपकी करता है। और चीजें हैं, औरों को स्किप कर दो। मिशन शक्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सक्षम स्कीम, पोषण 2.0, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी स्कीम वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नवचेतना, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी छोटे बच्चों के लिए एक चीज है। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, टू empower caregivers and आंगनबाड़ी workers for holistic early stimulation through responsive caregiving and opportunity for early learning or for optimal development of children। अल्टीमेटली यही है कि जो आंगनबाड़ी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको एक एटमॉस्फेयर मिले, वो सारी चीज़ों के अंदर अच्छी तरीके से वर्क कर पाए, जिनसे कि जो अर्ली चाइल्डहुड के 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिले और उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। तो बेसिक आपको बस ये पता चलना जाना चाहिए, जैसे आप नाम सुनो नव चेतना, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड ये बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड बात है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ भी आप चीजों को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको NIRF की पता होगा। NIRF क्या है कि वो रैंकिंग्स मिलती हैं कॉलेजेस को, ओवरऑल कॉलेज की सारी चीज़ों को देखने के बाद, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज की रैंकिंग कौन सी है। आप हमेशा देखते हो नंबर 1 पे मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, नंबर 4 पे आत्माराम सनातन धर्म में, 5 पे किरोड़ीमल कॉलेज है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती, इसलिए मैंने वही आपको बता दी। तो इस टाइप से जो रैंकिंग वगैरह मिलती है ओवरऑल सारी चीज़ों को देखकर मिलती हैं। ये चीज़ें लॉन्च की गई थी नियर अबाउट 2015 में, उससे पहले इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट यूपीएससी नहीं पूछेगा तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, सिंपल सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट को इशू किया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन है, यूके की यूनिवर्सिटी है,
उसका अब कैंपस जो है वो गुरुग्राम के अंदर इस्टेब्लिश होने वाला है। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं है, स्किप इट। हेल्थ से रिलेटेड है, की हाइलाइट्स हैं सर्वे की, टोटल फर्टिलिटी रेट है, कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है, ये जो सारे रेट्स हैं इनसे रिलेटेड जो है सारा आपका ये डाटा है। अब सारा डाटा याद नहीं रह सकता तो इससे अच्छा है स्किप कर दो, 20 दिन के अंदर क्या ही क्या याद रखेंगे, तो स्किप कर दो। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट है, काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी पूछेगा, स्किप कर दो। नेक्स्ट है यूथेंसिया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी दोबारा से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने गाइडलाइंस को इशू किया है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो हम खुद समझ जाएंगे। मतलब क्या है कि देखो यूथेंसिया क्या होता है कि अब आपको पता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो एक पेशेंट है, वो 4th स्टेज पे है कैंसर के, और वो बिल्कुल तड़प रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर है, बिल्कुल तड़प रहा है, जिंदा वो बच नहीं सकते, वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक हो जाए मुझे, और वो सिर्फ बेड के ऊपर तड़प रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि एक नॉर्मली एज अ फैमिली मेंबर भी हमारे मन में क्या होता है कि जैसे हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान अभी तो ये इतना ज्यादा तड़प रहे, इससे बेटर तो आप इनकी लाइफ ले लो, कम से कम इनको इतना तड़पता तो नहीं पड़ेगा। अब वो चीजों में क्या होता है, कुछ कंट्रीज आपको ऐसी मिलेंगी लाइक बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर्स जानबूझ के ऐसी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन उनको दे देते हैं जिनसे कि उनकी जो लाइफ है वो वहीं पर रुक जाए और उनका पेन एंड हो जाए। और एक ये हो गया एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव क्या होता है कि आप उनको ऐसा कुछ दे तो नहीं रहे जिनसे उनकी लाइफ एंड हो जाए, बट जिन चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं उन चीज़ों को आप वापस ले लो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, तड़प रहा है, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, आप उससे ऑक्सीजन सपोर्ट ले लेते हो, या फिर वेंटिलेटर पे उनको हार्ट बीट सपोर्ट मिला हुआ है आप उनसे वो ले लेते हो, तो वो होता है पैसिव, कि आपने सिर्फ लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ किया, आपने उनको कुछ ऐसा नहीं दिया जिनसे उनकी लाइफ एंड हो जाए, तो वो पैसिव है जो हमारे इंडिया के अंदर अलाउ है, नॉर्वे और स्वीडन के अंदर भी वो चीज़ अलाउ है। ऐसा नहीं है पर कि कोई एक डॉक्टर मिलकर उस चीज़ का फैसला कर ले, उसके लिए फैमिली की भी परमिशन होनी चाहिए, उसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो भी अदर डॉक्टर वगैरह से सबसे कंसल्ट करेंगे, सारी एथिक्स पूरी बातचीत होगी, उसके बाद ऐसा करना। जो पैसिव है वो इंडिया के अंदर लीगल है, एक्टिव अब भी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। दैट्स ऑल, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपसे यूपीएससी पूछेगा, स्किप कर दो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको रिलीज किया किसने किया, बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आ गया रैंक आ गया हमारे इंडिया का 105 से रैंक आया 127 कंट्री, विच इज नॉट गुड, एंड वी ऑल नो दैट कि यस हमारी कंट्री का जो हंगर इंडेक्स है वो अच्छा नहीं है, ये पूरा उसका डाटा है। अभी इस चीज को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये नहीं आने वाला। आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जो हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर रजिस्टर्ड वुमेन को 5,000 रुपीज मिलेंगे ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेज सपोर्ट एंड न्यूट्रिशियस फूड। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ये भी हमें पता है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पोषण अभियान के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो इंडिया के अंदर लिए गए हैं ताकि जो इंडिया का भी हंगर इंडेक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट दिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके और इंडिया के अंदर कोई भूखा ना सो। बेसिक तो यही है। वर्ल्ड लेवल पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलेगा, जीरो हंगर चैलेंज मिलेगा, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड लेवल पर भी हंगर और पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। नेक्स्ट है द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। बस इसको लॉन्च किया था 2016 के अंदर, किसने किया था, बाय द यूरोपियन यूनियन, द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ और द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आ गई है 2024 की, तो इसके बारे में भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए। यूएनईपी और रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम दोनों ने मिलकर इस चीज़ को लॉन्च किया। नेक्स्ट है नेशनल क्वालिटी
एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप दिस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रही। पहली है यूएन वुमेन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। 2010 में इसको क्रिएट किया गया था, रिलेटेड टू वुमेन ये काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ पता करने की जरूरत नहीं। यूनिसेफ है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। 1946 में क्रिएट कर दिया था यूएन जनरल असेंबली ने इसने, एंड इट रन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयरहाउस एंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैकेंसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा रोल क्या है, वही चाइल्ड से रिलेटेड बात करना, वायलेंस अब्यूज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्लाइमेट चेंज, डिजीज से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, सब्सिडियरी ऑर्गन है। 1969 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, स्किप कर दो। इसके बारे में तो ना भी पता होगा तो चलेगा, तो हम वैसे ही स्किप कर देते हैं। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, स्पेशलाइजेशन एजेंसी है यूएन की टू डिफीट हंगर, इस्टेब्लिश किया गया था 1945 के अंदर। जो आपका फूड प्राइस इंडेक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंट्रोड्यूस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसको ये पब्लिश किया है इन्होंने, बस ये गो थ्रू कर लेना, और कुछ नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सेम हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर ही इसके हेडक्वार्टर है। इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 2020 के अंदर। रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है वो रिपोर्ट कौन बनाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसको आप स्किप कर सकते हो। ह्यूमन राइट काउंसिल है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसको आप स्किप कर दो। फिर है, इसको भी स्किप कर दो, यहाँ भी स्किप कर दो। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसको भी आप स्किप कर दो। फिर है आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम नहीं कर सकते, तो इन सबको स्किप कर लो। जो मेजर मेजर है उनको आप नोट डाउन रख सकते हो। फिर ये लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूज है, यूपीएससी नहीं पूछेगा तो हम इसको भी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 है, कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जो आपसे पूछा जाए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का विजन क्या है। स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन लाइन प्रिंसिपल क्या है, बेसिक विकसित भारत। डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। डोपिंग क्या होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर ऐसी कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, इलीगल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जिनसे उनका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर, या उनको कोई एडवांटेज मिल जाए एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर, तो वो सारी चीज़ों की वजह से उनको बैन कर दिया जाता है। तो ओलंपिक्स में भी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स को बैन किया जाता है और अदर जगह भी। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन, इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है इस प्रोजेक्ट का काम, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विस टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पार्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सिंपल से इतना पता होना चाहिए, एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है, किसके लिए है, बेसिकली टू जो इंडियन आर्मी से जो ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं या फिर वो शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिली को पैसे मिलने हैं, उन सभी के लिए सिस्टम है, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही 1.0 इनिशिएटिव है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसने इसको लॉन्च किया गया। मेनली किसके लिए है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, ट्रांसजेंडर है, डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स है, उन सभी को एम्पावर करने के लिए ये आपका इनिशिएटिव है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, इसके अंदर क्या है कि सिर्फ रिलेटेड टू, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये चीज़ है। अब बात करते हैं अपडेटेड पार्ट की। अपडेटेड पार्ट के अंदर पहली चीज़ है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो। नेक्स्ट है नई चेतना, पहल बदलाव की कंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसके तीसरे एडिशन को लॉन्च किया। एम क्या है, इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस और प्रमोट करना, किसको, टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। मेनली दीनदयाल अंत्योदय योजना से भी ये लिंक है। कंपेन क्या है, इस स्लोगन
मतलब इस कैंपेन का जो स्लोगन है वो क्या है, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोस्को एक्ट 2012, इससे रिलेटेड चेंजेस चलते रहते हैं, तो अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसके अंदर एक टर्म यूज की जाती थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अब वो टर्म यूज नहीं की जाएगी, उसकी जगह क्या टर्म यूज की जाएगी, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। बस आपको यही पता होना चाहिए, और आपको आर्टिकल 21 के बारे में पता होना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चीज़ों को स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं। ये सारे मेजर्स लिखे हुए हैं जो चाइल्ड से प्रोटेक्शन के लिए आपको याद होने चाहिए, पर किसी ना किसी क्लास में हमने इनको डिस्कस किया है, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि अंडर द एज ऑफ 16 सोशल मीडिया वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। नीति आयोग ने एक पोजीशन पेपर टाइटल रिलीज किया, सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया रीइमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडिग्म। इसके अंदर कुछ डाटा दिया हुआ है, गो थ्रू करो तो कर लेना, पर स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे लीगल प्रोविजन है, फिर डिस्कस अबाउट आर्टिकल 41 7 शेड्यूल, हमें ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो दोबारा यहाँ पे गो थ्रू करके टाइम खराब हमें नहीं करना। मैनुअल स्कैवेंजिंग है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस किया, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जो हमसे पूछा जाएगा। 17 के बारे में पता है, 21 के बारे में पता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी, 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन किसने की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ये आपको पता होना चाहिए। किस चीज़ के लिए है, वही सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल पॉपुलेशन की सुधारने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। इसके अंदर ये कुछ इनिशिएटिव है, इनको एक बार हमें गो थ्रू करना है, बस वो हम कर लेंगे। एजुकेशन हेल्थ के अंदर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, क्या है कि सभी को पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इक्विटेबली असेसमेंट मिले, उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि कंट्री वाइड टू इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल पब्लिकेशन है, स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, उनकी फैसिलिटी सबको बराबर से मिली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फंड एलोकेशन कितना किया गया, नेक्स्ट 3 साल के लिए 6000 करोड़, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपसे पूछा जाए तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 21A के बारे में आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपसे पूछा जाए स्किप कर दो। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेट्रोनियस स्टूडेंट फॉर हायर स्टडी। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चीज़ें जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगी जिन्होंने स्टूडेंट ने मैट्रिक पास कर लिए, अच्छे मेरिट्स उनके आए हैं उनको, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ में स्किप कर दो। राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हाईलाइट किया गया कि जो एम्प्लॉयज हैं जब उनके वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए फिर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 38 39E, ये दोनों हमें यहाँ पर याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ये माइग्रेशन से रिलेटेड बात की गई, डोमेस्टिक माइग्रेशन से रिलेटेड, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन, दोनों जगह हमारी पॉपुलेशन का जो भी डाटा है वो सारा डाटा मेंशन है। डाटा आपसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मेनली आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट सोशल इश्यूज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। पीडीएफ है, पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक